इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन, जिसे क्लासियस लेटेंट हीट इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और यह इक्वेशन स्टेट चेंज, किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल के स्टेट चेंज, जिसे हम लोग फेज चेंज भी कहते हैं, उस दौरान कंडीशंस को बताता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं किसी भी मटेरियल का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कोई भी मटेरियल अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है तो उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग के दौरान जो उस मटेरियल का स्टेट चेंज होता है या जो फेज चेंज होता है, उस दौरान क्या कंडीशंस होंगी उसको डिस्कस करता है। इसी प्रकार जैसे कोई भी मटेरियल अगर लिक्विड से गैस में चेंज हो, गैसियस स्टेट में, तब क्या कंडीशंस होंगी उसको हम लोग इसी इक्वेशन से डिस्कस करते हैं। यानी द क्लासियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर द चेंज ऑफ स्टेट लाइक मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड्स। ठीक, तो कोई भी मटेरियल जब अपना फेज चेंज करता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या इसका उल्टा गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, तब क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, तब कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल होगा, वही इक्वेशन यह बताता है क्लासियस क्लैपेरॉन्स इक्वेशन। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक फेज डायग्राम दिया गया है किसी भी मटेरियल का। मान लेते हैं कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस है, उसका मास 1 ग्राम हम लोग ले लेते हैं, 1 यूनिट। अब यहाँ पे ये जो फेज डायग्राम दिया गया है, इसमें 2 फेज डायग्राम दिया गया है, वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, और दूसरा फेज डायग्राम है ई से एफ, एफ से जी, जी से एच। ये दोनों सेम मटेरियल का फेज डायग्राम है, इसको पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम लोग आइस ले लेते हैं या वाटर ले लेते हैं। आप जानते हैं जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसके भी 3 स्टेट, सॉलिड में आइस, लिक्विड में तो लिक्विड पानी ही हो गया, और गैस में उसका वेपर हो गया वाष्प। तो मान लीजिए उसी का ये फेज ग्राफ है, फेज रिलेशन या फेज डायग्राम हम कह सकते हैं। यह दोनों सेम मटेरियल का है, बस अलग अलग टेम्परेचर पे है। पहला ग्राफ ए से बी, जब मटेरियल सॉलिड स्टेट में है, ठीक, ए से बी के दौरान। बी से सी के दौरान मटेरियल सॉरी मैंने सॉलिड बोल दिया, लिक्विड स्टेट में है उस समय। ए से बी के दौरान मटेरियल लिक्विड स्टेट में है, और बी से सी के दौरान मटेरियल लिक्विड प्लस वेपर दोनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है, और सी से डी के ग्राफ में मटेरियल गैसियस स्टेट में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट टेम्परेचर टी पे। वही सेम मटेरियल जब टेम्परेचर T माइनस डेल्टा टी, यानी T से कम टेम्परेचर पे उसका फेज डायग्राम, तो E से F में मटेरियल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और F से G में लिक्विड प्लस वेपर स्टेट दोनों में, और G से H में वह गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये मटेरियल का फेज डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे मटेरियल प्योर लिक्विड स्टेट में है, और पॉइंट सी पे प्योर गैसियस स्टेट में है। ये बी से सी के दौरान जो ये कर्व है, उस दौरान लिक्विड प्लस वेपर को एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार पॉइंट एफ पे भी मटेरियल प्योर लिक्विड स्टेट में है, पॉइंट जी पे प्योर गैसियस स्टेट में, और एफ से जी में जो मटेरियल है वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक, अभी मैं ये इसका नोट्स भी नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये एक पीवी डायग्राम है। देखिए इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है और इधर प्रेशर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं इधर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर ऐसे ये प्रेशर कम हो रहा है। तो आप जान रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी ये लिक्विड से किस स्टेट में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। और जो फेज चेंज हो रहा है, जो स्टेट का चेंज हो रहा है, वो पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट एफ और पॉइंट जी पे हो रहा है। देखिए बी पॉइंट पे वो लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस से, और सी पॉइंट में एक्चुअल में यहाँ पे बी से सी में वो लिक्विड और गैस दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, और सी पे ये प्योर गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार ये ग्राफ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो पहला ग्राफ है ए बी सी डी, इसमें टेम्परेचर टी है, और यहाँ ये बी से सी के दौरान यहाँ पे प्रेशर P, और यहाँ पे दूसरे ग्राफ ई एफ जी एच में यहाँ पे ये टेम्परेचर T माइनस डेल्टा टी है, और यहाँ पे F और G के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P माइनस डेल्टा P है। ठीक है, और एक बात और, जब ये B पे था तो उस समय वॉल्यूम V1 था, और C पे था तो वॉल्यूम V2 है। ठीक, इसमें यहाँ पे कुछ ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कंसीडर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये जो पूरा है ना, ये आइसोथर्मल है, यानी ए से बी से सी से डी तक का जो प्रोसेस हो रहा है फेज चेंज का या स्टेट चेंज का, वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे हो रहा है। उसी प्रकार ई से एफ जी एस से जो हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर टी माइनस डेल्टा टी पे हो रहा है। हाँ, उस दौरान फेज चेंज हो रहा है ज़रूर,
देखिए यहाँ पे कंसीडर टू आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच एट टेम्परेचर टी एंड टी माइनस डी टी या टी माइनस डेल्टा टी। अब यहाँ पे अलोंग कर्व ए बी और ई एफ वाला जो कर्व है वो लिक्विड स्टेट को दर्शाता है, वो हमने अभी अभी आपको बताया था। कर्व बी सी और एफ जी वाला है, उसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं। एट पॉइंट बी एंड एफ, अब बी एंड एफ पे जो सब्सटेंस है वो प्योर लिक्विड स्टेट में है, बी एंड एफ पॉइंट पे प्योर लिक्विड स्टेट में है, एंड पॉइंट एट सी एंड जी पे सब्सटेंस प्योर गैसियस स्टेट में है। ठीक है, और जो कर्व सी डी या जी एच है वो गैसियस स्टेट का ये कर्व है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस फेज चेंज का है। यहाँ लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर, और यहाँ प्योर वेपर या गैस स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, द साइकिल बी सी जी एफ बी रिप्रेजेंट्स कार्नोट साइकिल। हम लोग इसको ये देखिए यहाँ से जितना मैं रेड से करूंगा उसको ध्यान दीजिएगा, बी से सी, सी से जी, जी से एफ और एफ से बी, इसको हम लोग कार्नो साइकिल मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए बात को समझिएगा, बी से सी यह एक प्रकार का आइसोथर्मल प्रोसेस है। कार्नो साइकिल में भी आपको पता है, कार्नो साइकिल जब ऐसे ये बनाया जाता है तो ये दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो आप ये बी से सी तक को आप लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन मान सकते हैं। देखिए यहाँ वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया है। सी से जी वाला को आप लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन मान सकते हैं। जी से एफ वाला प्रोसेस को आप आइसोथर्मल कंप्रेशन मान सकते हैं, और एफ से बी वाले प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक कंप्रेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जो साइकिल बन रहा है इसको हम लोग कार्नो साइकिल से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दो टेम्परेचर रेंज, एक टी है, एक टी माइनस डेल्टा टी है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जब हम लोग इसको कार्नो साइकिल मान लेंगे, बी सी जी एफ बी रिप्रेजेंट्स ए कार्नो साइकिल। द इफिशियंसी ऑफ दिस कार्नो साइकिल इज गिवन बाई, इफिशियंसी का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं, वर्क डन बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग द साइकिल बटे हीट टेकन एट टेम्परेचर टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी से सी वाले में वो लिक्विड से गैस की ओर ट्रांजिट कर रहा है, तो लिक्विड से जब गैस बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, यानी ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस दौरान इसको हीट दिया गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि हीट टेकन एट टेम्परेचर टी, तो हम लोग मान लेते हैं वर्क डन W है और हीट गिवन एट टेम्परेचर टी है Q1 है। अब हम लोग वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइकिल का एरिया। आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये हमने आपको बताया था पीवी डायग्राम में, जब वर्क डन निकालते हैं तो कोई भी एक साइकिल बनता है तो हम लोग उस पूरे ये साइकिल जितना ये पार्ट है रेड पार्ट, उसका एरिया निकाल लेंगे, वही वर्क डन होगा। तो इसको सिंपल हम लोग एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं, या पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। इसमें यहाँ से ये और इनके बीच की ये दूरी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया देखिए, ये एरिया ऑफ बी सी जी एफ बी क्या हो जाएगा, बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड एफ जी। ये देखिए, ये बी से जी, इसको रेक्टेंगल मान लीजिए, बी से सी और ये एफ से जी, ये मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बट अप्रोक्सीमेट ये रेक्टेंगल मांग सकते हैं। तो ये दोनों साइड मान लेते हैं लगभग बराबर हैं, और इनके बीच, अच्छा ये इसकी दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, देखिए ये V2 माइनस V1, ये देखिए यहाँ से ये V2 माइनस V1 कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी एक्स एक्सिस पे निकल जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे ये वाला देखिए, ये P माइनस डेल्टा P, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डेल्टा P या DP है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो यही यहाँ हमने ये एरिया निकाला है BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन BC एंड FG, जो कि क्या है DP है, और ये BC हमने बताया V2 माइनस V1 है। ठीक, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या आ गया, दिस। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ V2 माइनस V1 इंटू DP बटे Q1। अब इस Q1 की वैल्यू निकालते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस दौरान फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज जब भी होता है, जब अवस्था परिवर्तन होता है, स्टेट चेंज होता है, तो हम इक्वेशन लगाते हैं Q इज इक्वल टू M इंटू एल। एल क्या होता है, लेटेंट हीट, जिसे हम लोग हिंदी में गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ M इक्वल टू अगर हम 1 ले ले तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L। यही L हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ये इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग कार्नो साइकिल से एक और फॉर्मूला इफिशियंसी का जानते हैं कि कार्नो साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। इस केस में T2 क्या है, T माइनस डेल्टा T या T माइनस DT, और T1 क्या है, T सिंपल T टेम्परेचर T।
इसी को हम लोग पुट कर देंगे तो एक और हमें इफिशियंसी का फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस T2 के जगह T माइनस dt बटे T। इसको सॉल्व करिएगा तो ये dt बाई टी आएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप ये वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से dp बाई dt का वैल्यू निकाल लीजिए। ये dp बाई dt इक्वल टू L बाई टी v2 माइनस v1। यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन या क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान रहे क्लैसियस ने 2 लेटेंट हीट इक्वेशन दिए थे, तो ये क्लैसियस फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन को ही क्लैसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन कहते हैं। दूसरा क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लैसियस कैपिरॉन इक्वेशन या क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर प्लस फेज चेंज के साथ ये जो कंडीशन टेम्परेचर और लेटेंट हीट एंड वॉल्यूम के जो कंडीशंस होते हैं इसको दर्शाता है। अब इसका कुछ हम लोग उपयोग भी पढ़ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किए हैं इसका एक्चुअल में क्या एप्लीकेशन है। तो इसके लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। यानी जब मेल्टिंग, कोई मान लीजिए सॉलिड मेल्ट कर रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड में वो मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है, तो उस दौरान हमें प्रेशर का क्या उस पर ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो वही इस इक्वेशन से हमें मिलेगा। तो हम लोग इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेल्टिंग के दौरान कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड करता है, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका मेल्टिंग के दौरान वॉल्यूम कम होता है। तो इसीलिए इसको 2 केस में पढ़ेंगे। पहले केस में हम वैसे सब्सटेंस को लेंगे फॉर द सब्सटेंस विच एक्सपेंड्स ऑन मेल्टिंग, यानी जो मेल्टिंग पे जिनका वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड करते हैं, जैसे वैक्स यानी मोम हो गया, सल्फर हो गया। तो ऐसे में एक बात बताइए, जब ऐसे मटेरियल वो मेल्ट करेंगे तो हमेशा उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी V2 अधिक होगा V1 से, तो यहाँ V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जिनको जो मेल्टिंग पे एक्सपेंड करते हैं इसके लिए V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। तो जैसे ही इस इक्वेशन में हम रखेंगे V2 माइनस V1 पॉजिटिव, तो ये dp बाई dt पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये dp बाई dt पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो dp बाई dt क्या होगा, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट राइजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यानी आप ये डेल्टा पी प्रेशर इंक्रीज किए तो डेल्टा पी पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा प्रेशर के साथ ऐसे मटेरियल्स का। तो सिंपल सी मतलब ये हुआ कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा अगर आप प्रेशर इनके ऊपर बढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ, मान लीजिए वैक्स है, वैक्स मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, तो अगर आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा आप इसके ऊपर प्रेशर कर देंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है बढ़ के 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, यानी अब वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा, मेल्ट करेगा। ये इसका मतलब हुआ। सेकेंड केस में हम ऐसे मटेरियल को लेंगे फॉर दो सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, यानी जो पिघलने पे सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जैसे बर्फ हो गया, आइस हो गया, गैलियम, बिस्मथ। तो ऐसे में V2 माइनस V1 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले जो वॉल्यूम V1 है वो अधिक होगा V2 से, तो ऐसे में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन में जब आप इसको पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है, तो dp बाई dt अब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे V2 माइनस V1 ये नेगेटिव, तो ये dp बाई dt नेगेटिव हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, dp बाई dt नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कि ऐसे मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे। ये डेल्टा पी, सुनिए, डेल्टा पी आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो डेल्टा पी पॉजिटिव, अब यहाँ पे ये dt इधर आएगा तो dt तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रेशर तो इंक्रीज किया लेकिन उस दौरान उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया ऐसे मटेरियल का। जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, आइस का ही ले लीजिए। मान लीजिए आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पिघलता है, मेल्ट करता है। अब अगर आप इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नहीं समझ में आया तो चलिए किसी और का ले लेते हैं, गैलियम। मान लीजिए गैलियम जो मेल्ट करता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट करता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं है।
अब अगर आप इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करके मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे मटेरियल जो पिघलने पर, जो मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जिनका वॉल्यूम कम होता है, ऐसे मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। हेंस ice will melt at a temperature lower than 0 degree centigrade when pressure is higher than the normal pressure, atmospheric pressure। समझ में आया? तो ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। सेम इक्वेशन का एक और एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग आप समझते हैं, बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, यानी जब कोई भी मटेरियल लिक्विड से किस में चेंज हो, वेपर में चेंज हो, वाष्प में चेंज हो। ठीक है, तो आप एक चीज तो सभी लोग जानते हैं कि बॉइलिंग के दौरान किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम जो होता है बॉइलिंग के दौरान वो हमेशा इंक्रीज करता है। इसीलिए इसमें दो केस नहीं आएंगे। मेल्टिंग में कुछ मटेरियल का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, कुछ का डिक्रीज करता है, लेकिन बॉइलिंग के केस में सभी मटेरियल्स का वॉल्यूम आमतौर पे इंक्रीज करता है। सिंस वी नो दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इन वेपर स्टेट इज मच ग्रेटर देन इन लिक्विड स्टेट, इसलिए ऐसे केस में सभी मटेरियल के लिए V2 ऑलवेज ग्रेटर देन V1 होगा, यानी V2 माइनस V1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में dP/dt ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि L भी ग्रेटर देन 0 होगा, T भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एवरी लिक्विड राइजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर बढ़ाने के साथ बढ़ता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग इसी लिक्विड का ले लेते हैं, पानी का ले लेते हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन में वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलता है, लेकिन जब इस वाटर का आप प्रेशर बढ़ाएंगे, अब प्रेशर बढ़ाने के लिए आप इसी वाटर को आप उबालिए, खौलाइए प्रेशर कुकर में, तो वहाँ पे प्रेशर कुकर में चूंकि वो ढका होता है तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता था, अब वो हो सकता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करे। समझ में आया? यानी प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इसी क्वेश्चन का एक आंसर निकलता है आप लोगों को। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जब हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ खाना पकाना मुश्किल क्यों हो जाता है? उसका कारण यह है कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे हाइट पे जाएंगे, तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो जाएगा तो वहाँ पे अगर आप ओपन किसी खुले बर्तन में, मान लीजिए आप दाल पका रहे हैं, तो उस बर्तन में अगर आपने दाल रखा है और पानी उसमें डाला है, तो अब प्रेशर कम हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जो पानी नॉर्मल प्रेशर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलता था, बॉयल होता था, अब उसका प्रेशर कम हो जाएगा तो हो सकता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, प्रेशर नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो हो सकता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही खौलने लगे। क्योंकि ऊंचाई पे जब हम लोग जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलना चाहिए वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही खौलने लगेगा। तो जो पानी में दाल है उसका टेम्परेचर कभी 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो वो दाल केवल 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही उसको मिल रहा है, तो उसको पकने में टाइम लगेगा। लेकिन वही अगर हम लोग नॉर्मल प्रेशर में, यानी ग्राउंड पे, हाइट पे नहीं, ग्राउंड पे करते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है दाल को। लेकिन यही कारण है कि पहाड़ों पे खाना देर से पकता है। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर कुकर का प्रयोग करें, तो प्रेशर कुकर में आप लोग सभी जानते हैं ऊपरी भाग ढका होता है, ढक्कन होता है, तो ऐसे में अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौल रहा था, अब वो प्रेशर कुकर में हो सकता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौले। तो अब ये सोचिए कि प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी में दाल रखा है उसको कितना डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया? वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दाल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दाल तो तुरंत ही पक जाएगा। तो ये कारण है कि पहाड़ों पे, ऊंचाई पे, अगर खुले बर्तन में, ध्यान रहे प्रेशर कुकर चाहे आप ऊंचाई पे रखें चाहे ग्राउंड पे रखें, कहीं भी उसमें तो वो तो जल्दी पकेगा, लेकिन खुले बर्तन में जब आप ऊंचाई पे, पहाड़ों पे खाना पकाएंगे तो देर से पकेगा। ठीक है, ये इसका कारण है। और प्रेशर कुकर में क्यों खाना जल्दी पकता है उसका कारण भी यही है। सब प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के कंडीशन पे निर्भर करता है। ठीक, आप लोग याद रखेंगे, प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है हमेशा किसी भी लिक्विड का। तो ये हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन को भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। ये सारे वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। BSc सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 2 के नोट्स में मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूरे BSc सेकेंड सेमेस्टर या पूरे BSc के कोर्सेज अवेल करने के लिए आप किसी भी वीडियो का, जैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ
ये जैसे ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है तो हाँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो 8 यूनिट है 8 यूनिट का वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स वगैरह। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।